हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हो आप सभी? आई होप कल तक जितना समझाया है वो आप सभी को पूरा समझ आ चुका होगा। एक बार मैं आप सबकी क्लासेस ओपन कर लूं, कमेंट्स ओपन कर लूं और किसी को कोई भी वहां तक प्रॉब्लम होगी नहीं कि हमको क्या पढ़ना था और कैसे जो है वो चीजों को हमें समझना था, कैसे हम जो है वो हाइपोथेसिस टेस्ट करते हैं और कैसे हम जो है वो जेड टेस्ट करेंगे और क्या क्या मैंने उसमें आपको स्टेप्स बताए थे। गुड इवनिंग सुबीता, गुड इवनिंग एवरीवन। तो कैसे हम जो है वो उनमें सारे के सारे जो है वो अपने स्टेप वाइज क्या करेंगे, जेड टेस्टिंग जो है वो हम करेंगे। आज बेसिकली हम सीधा सीधा क्या करेंगे, हम क्वेश्चंस करेंगे। सबसे पहले तो हमें ये होता है कि हम अपनी हाइपोथेसिस ड्रॉ करते हैं। स्टेप वन मैंने आपको सारे स्टेप बताए थे कि जेड टेस्ट में हम कैसे करेंगे और जेड टेस्ट हम कब अप्लाई करेंगे। जेड टेस्ट हम तब अप्लाई करेंगे जब हमारा सैंपल साइज जो है वो स्मॉल नहीं होता है, लार्ज सैंपल साइज होता है और हमको जो है वो पॉपुलेशन मीन की क्या होती है, जानकारी होती है। तब हम जो है वो अपना जेड टेस्टिंग का यूज करते हैं। तो फर्स्ट स्टेप पे हम क्या करते हैं, हम अपनी जो है वो नल हाइपोथेसिस और अपनी ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस को क्या करते हैं, ड्रॉप करते हैं, क्वेश्चन से निकालते हैं कि क्या जो है वो हमारी हाइपोथेसिस निकलेगी। ये सिर्फ मैंने आपको एक लॉन्ग वे में बताया है, जैसा आपको एग्जाम में करना है, जैसा आपका एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। क्या क्वेश्चन आएगा कि सीधा सीधा जो है वो आपको पता होना चाहिए। आपको सीधा सीधा ये पता होना चाहिए कि कैसे आपको आंसर निकालना है। ये तो मैंने आपको चीज बता दी, जैसे कि क्वेश्चन में हमको ज्यादा टाइम इन्वेस्ट नहीं करना है, हमको कम से कम टाइम इन्वेस्ट करना है। तो एक क्वेश्चन मैं आपको पूरा पूरा डिटेल में करवाऊंगी कि क्या उसकी जो है वो नल हाइपोथेसिस बनेगी, क्या उसकी ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस बनेगी, क्या हम फिर उसमें लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस का मान रखेंगे स्टेप सेकंड में, स्टेप थर्ड में कैसे हम जो है वो जेड टेस्ट लगाएंगे, ठीक है, फॉर्मूला लगाएंगे। उसके बाद में कैसे जो है वो हम उसको देखेंगे कि क्या उसका मतलब टेबुलेशन मान और कैलकुलेटेड मान जो है वो इक्वल है या फिर नहीं है, ज्यादा है कम है, अब वो रिजेक्ट होगी नहीं होगी। उन सब पे हम एक क्वेश्चन में तो बात करेंगे पूरी इन डिटेल्ड। ओके, बात समझ रहे हो मेरे? एक क्वेश्चन पे बात करेंगे पूरी डिटेल्ड में और उसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे बिल्कुल ऐसे वे में जैसे आप लोग एग्जाम में क्वेश्चन करोगे। बात समझी मेरी? कि एक क्वेश्चन में इन डिटेल्ड कराऊंगी जिससे आपको ये ना पता चले कि ये मतलब समझ आ जाए कि क्वेश्चन में हुआ क्या है, ये ना हो कि मैम ने क्या करा दिया क्वेश्चन में। तो चलिए आज हम जेड टेस्टिंग का सबसे पहला जो है वो क्या करेंगे, न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे। और आई थिंक हमारी क्लासेस में आज से न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो है वो स्टार्ट हुए हैं, इससे पहले हमने न्यूमेरिकल क्वेश्चन नहीं किए थे। गुड मॉर्निंग पूजा, सॉरी गुड इवनिंग। तो मैं आपके सामने सबसे पहले एक क्वेश्चन लिखूंगी। क्या? तो इकाइयों वाले एक प्रतिदर्श यानी कि सैंपल का माध्य 3.24 सेंटीमीटर है। ओके, क्या इसे एक बड़े समग्र यानी कि पॉपुलेशन से लिया गया है? से लिया गया न्यायदर्श माना जा सकता है, जिसका माध्य, क्वेश्चन सारे साथ के साथ नोट कर लेना, जिसका माध्य 2.47 सेंटीमीटर है तथा स्टैंडर्ड डेविएशन 2.5 सेंटीमीटर है। स्टैंडर्ड डेविएशन 2.5 सेंटीमीटर है।
अब ये हमारे सामने क्वेश्चन आ गया। अब बोलोगे कि मैम क्वेश्चन में पूछा क्या गया है? कुछ समझ नहीं आया है। सबसे पहली बात क्वेश्चन में सीधा-सीधा पूछा गया है कि क्या एक बड़े समग्र यानी कि एक बड़ी पॉपुलेशन में से आपने जो भी सैंपल लिया है, वो सही माना जा सकता है या फिर नहीं माना जा सकता है? जिसके बारे में जो है वो बेसिकली बात की जा रही है। तो मुझे एक बात बताइए आप सभी, जो मैंने आपको ये लिखवाया, क्वेश्चन लिखवाया, हमें नहीं पता ये किस टेस्ट का है। आप इसको कैसे पहचान करोगे इसकी कि ये जो है वो हमारा जो है वो हमारा जेड टेस्ट का है। कैसे जो है वो आप सब इसकी पहचान करोगे कि ये जो है वो हमारा जेड टेस्ट का है? क्या हुआ पूजा बेटा? 6th क्लास में जो क्रिटिकल वैल्यू में राइट टेल और लेफ्ट टेल की वैल्यू, टू टेल टेस्ट की वैल्यू, क्या वो सब मैंने वैल्यू बता दी थी, वो सब आपको याद करनी है। वो सब बच्चा आपको याद करनी है, मैंने आपको बता दी थी। ओके? अब बात की जा रही है यहाँ पर हमारी बेसिकली किसकी? क्वेश्चन की। और क्वेश्चन में से हमने देखा, सबसे पहले हमें ये देखना है कि हमारा कौन-सा टेस्ट जो है वो यहाँ पर अप्लाई होगा। ध्यान देना क्वेश्चन में, स्टार्टिंग है अभी, टेबल ऐसी ही बनी हुई है बेटा, उसका कोई जवाब नहीं है। जो वैल्यू है वही याद करनी होती है। ओके बच्चा? ओके पूजा? तो अब हमें देखना है कि इसमें जेड टेस्ट कैसे अप्लाई होगा। सबसे पहले हमने देखा कि भाई हमारे सैंपल्स कितने हैं? सैंपल्स 100 यानी कि मोर देन 30। क्लियर? उसके बाद में हमें क्या देखना है? उसके बाद में हमें ये देखना है कि क्या पॉपुलेशन का मीन दिया हुआ है? पॉपुलेशन के बारे में बताया गया और पॉपुलेशन का माध्य जो है वो कितना दिया गया? 2.47 सेंटीमीटर पॉपुलेशन का माध्य दिया गया। यहाँ पर सैंपल का माध्य दिया गया। यहाँ पर हमें जो है वो स्टैंडर्ड डेविएशन दिया गया। हमें सारी की सारी चीज़ें जो है वो मिली। ये तो मैंने दी है आपको जेड टेस्ट के अकॉर्डिंग मनीषा। ये तो मैंने आपको जेड टेस्ट के अकॉर्डिंग जो है वो वैल्यूज़ दी है। लेकिन आपको एग्ज़ाम में नहीं पता होगा ना, आपको एग्ज़ाम में पहचानना पड़ेगा खुद से क्वेश्चन, उसके ऊपर जेड टेस्ट लिख के नहीं आएगा, या फिर हमने अभी जेड टेस्ट पढ़ा है और उसी से रिलेटेड क्वेश्चन्स आ जाए। या फिर उन्होंने लिख दिया हो पूरा प्रॉपर कि यहाँ पे आपको कौन-सा टेस्ट लगाना है, वो आपको ढूँढना है। तो मैं आपको फाइंड आउट करने के तरीके बता रही हूँ। सबसे पहले क्या देखोगे? अपने सैंपल्स के देखोगे कि कितने जो है वो सैंपल्स है। सैंपल्स 30 से ज़्यादा है, 30 है तो लार्ज सैंपल है, यानी कि हमारा जेड टेस्ट लगेगा और उसी के साथ में क्या पता होना चाहिए? हमें पॉपुलेशन मीन पता होना चाहिए। एक क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा टाइम देंगे, जिससे आपको सारे पाथ के क्वेश्चन्स में जो है वो फाइंड आउट करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। ओके? तो यहाँ पर अब हमारा जो n है, अगर मैं n 100 लिखूँ, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं। मैम सैंपल्स के जो नंबर होते हैं, सैंपल साइज़ जो होता है, हम उसको n से डिनोट करते हैं और वो हमारा 100 होता है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर मैं सैंपल मीन को x बार से रिप्रेजेंट करूँ और वहाँ पर 3.24 सेंटीमीटर लिख दूँ, तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं? प्रॉब्लम होगी, क्योंकि मैंने बताया था कि सैंपल का जो मीन होता है उसको आप एक्स बार से रिप्रेजेंट करते हो। इसके बारे में हम बात कर चुके हैं। उसके बाद में हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन सीधा-सीधा दिया हुआ है, 2.5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। इसके बाद में हमारा जो पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन का मीन किससे रिप्रेजेंट करते हैं? म्यू से। कितना दिया हुआ है? 2.47 सेंटीमीटर। कोई प्रॉब्लम किसी को? कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब हमें क्वेश्चन से कोई मतलब नहीं। अब हमें क्या? अब हमें क्वेश्चन से कोई भी मतलब नहीं। अब बेसिकली हम इनके ऊपर बात करेंगे। ओके? तो सबसे पहले क्या कि सबसे पहले भाई हमको मैं एक क्वेश्चन आपको इन फुल लेंथ कराऊँगी, ठीक है? पूरा का पूरा जो है वो हम करेंगे।
तो स्टेप 1 में हमारा क्या है? स्टेप 1 में हमारा ये है कि हम अपनी हाइपोथेसिस बनाएँगे। हाइपोथेसिस हमारी क्या होती है भई? एक तो नल हाइपोथेसिस बनेगी और एक अल्टरनेट हाइपोथेसिस बनेगी। आई एम राइट? यस मैम, राइट। हमारा जो म्यू है, म्यू का मान कितना दिया हुआ है? 2.47 सेंटीमीटर। या तो भाई बराबर होगा या फिर बराबर नहीं होगा। सिर्फ एक में देखेंगे, हाइपोथेसिस सिर्फ एक क्वेश्चन में बनाएँगे, बाकी किसी में नहीं बनाएँगे, क्योंकि आपको एट द एंड आपको इतना पता है कि लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस क्वेश्चन में कितनी दी हुई है और हमारा जेड टेस्ट का मान कितना आएगा निकल के, हम सिर्फ इन 2 चीज़ों को वो देखेंगे करके, बाकी हम ना ही तो कुछ लिखेंगे, ना ही हम कुछ वो करेंगे। सिर्फ एक क्वेश्चन में लिखूँगी, जिससे आपको पूरा का पूरा बेस समझ आए। तो स्टेप 1 तो हमारा ये हो गया। स्टेप 2 में हमारा क्या है? स्टेप 2 में हमारा मैंने आपको बताया था क्या? लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस को क्या करना है? डिटरमाइन करना है। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस क्या हमें पूरे क्वेश्चन में कहीं दी हुई थी? पढ़ो क्वेश्चन। 100 इकाइयों वाले एक प्रतिदर्श का माध्य 3.24 सेंटीमीटर है। क्या इसे एक बड़े समग्र से लिया गया न्यायदर्श माना जा सकता है, जिसका माध्य 2.4 सेंटीमीटर है तथा स्टैंडर्ड डेविएशन 2.5 सेंटीमीटर है? कहीं लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस का जिक्र हुआ? नहीं हुआ। क्वेश्चन में लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस नहीं दी गई है, तो हम लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस कितनी मानेंगे? आप लोग बताओगे। आप लोग मुझे जवाब दोगे, जब हमें क्वेश्चन में लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस नहीं दिया है, तो हम लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस कितना मानेंगे? क्वेश्चन में हमें नहीं दिया है, क्वेश्चन में लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस का जिक्र तक नहीं किया गया है, तो हम लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस कितनी मानेंगे? वेरी गुड, कितनी? 5%। ओके, 5% हमने जो है वो अपनी लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस मान लिया। 5% पे हमारा मान कितना होगा जेड का? हमारा जब लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 5% होगी, तो हमारा जेड का मान होगा 1.96। याद की किसी ने टेबल या फिर नहीं की? आई होप याद कर ली होगी। तो 5% पे कितना होगा? 1.96 जो है वो। वेरी गुड पूजा, मनीषा, सुबीता, वेरी गुड। तो हमारा कितना होगा? 1.96 जो है वो हमारा z का मान होना चाहिए। ये z का मान कौन से वाला है? टेबुलेशन वाला। कौन से वाला है? टेबुलेशन वाला। ये तो टेबुलेशन वाला हो गया। अब हमें कैलकुलेट भी तो करना है भाई। तो हम चलो भाई अपने कैलकुलेटर वाले पे चलते हैं। स्टेप थर्ड हमारा कौन सा आता है? स्टेप थर्ड हमारा आता है कि भाई हमको फॉर्मूला लगाना है किसका? z का। क्या होगा? x बार माइनस म्यू डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय रूट एन। यही हमारा है। अब हमको जो है अपना ये निकालना है z। अब z में हम क्या करेंगे? अपने अपने जितने भी मान है, जैसे कि x बार का मान कितना है? x बार है हमारा 3.24। 3.24 माइनस हमारा म्यू कितना है? 2.47 माइनस 2.47 डिवाइडेड बाय हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है? 2.5। 2.5 और हमें याद है कि हमारे सैंपल साइज कितना था? 100 हमारा सैंपल साइज था। तो ये जो है वो हमारा पूरा का पूरा क्या बन के आ गया? हमारे इक्वेशन बन के आ गई, जिसको हमें सोल्व करना है। तो यहाँ पर अब हम इसको सोल्व करना स्टार्ट करेंगे। सोल्व करना स्टार्ट करेंगे तो हम यहाँ पे माइनस करेंगे। माइनस हम इसमें से करेंगे। माइनस मुझे ये बता दो, घटाना, भाग देना, मल्टीप्लाई करना, अंडर रूट निकालना, ये सब चीजें आती है या फिर नहीं आती है? प्लीज मुझे ये सारी चीजें क्लैरिफाई करो, वरना फिर कल आपकी एक क्लास लगाती हूँ जिसमें आपको जोड़ना, घटाना, गुना करना, भाग करना और अंडर रूट निकालना, स्क्वायर निकालना, ये सब सिखाओ पहले। कोई टांग खिंचाई नहीं कर रही हूँ, सीरियसली पूछ रही हूँ। बेसिक कैलकुलेशन आती होगी ना? ओके।
मोस्टली बच्चों को आती है बेसिक कैलकुलेशन। तो अब हम यहाँ पे 3.24 माइनस करेंगे 2.47। अब देखो जहाँ पे क्वेश्चन आते हैं कैलकुलेशन वाले, कैलकुलेशन खुद से भी किया करो और कमेंट सेक्शन में साथ के साथ बताते रहा करो, जिससे बाय चांस तो पूजा वाईटी पे जाना, आपको अगर रूट निकालने में कोई प्रॉब्लम है यूट्यूब पे जाना और रूट निकालना सीखना, कुछ भी ऐसा डाल के कोई भी वीडियो सामने आएगी एक आध, उससे जो है वो रूट निकालना सीख लेना। ओके, बेसिक सी चीजें हैं। वैसे मैं अगर आपको बताऊं तो ज्यादातर आपको मेनली वही देखने को मिलेंगे। आई थिंक आपके एग्जाम में कैलकुलेटर अलाउड नहीं है। जिन एग्जाम में कैलकुलेटर अलाउड नहीं होता है उनमें 90 टू 95% इक्वेशन ऐसी दी हुई होती है कि आप उनको इजीली सोल्व कर लेते हो। ओके, अगर एग्जाम को हार्डेस्ट लेवल पे बनाना है तो थोड़ी टफ जो है वो इक्वेशन आपको दे देते हैं। ऐसा कुछ भी जैसे कि यहाँ पर हमारा कुछ ऐसा बन जाए कि √8 लिख दे, तो कुछ भी ऐसा, क्योंकि वो 8 किसी का स्क्वायर नहीं होता है तो उसको हम इजीली सीधा निकाल के नहीं रखते हैं। जैसे यहाँ पे 100 लिखा है रूट के अंडर में, तो आपको पता है कि 10 का स्क्वायर होता है तो 10 बाहर आ जाएगा। इतना आई थिंक आप सबको पता होगा। तो 1 से लेके 10 तक के रूट्स याद कर लो। जैसे कि √1 का तो 1 ही होगा, ठीक है। √2 हो जाए, √3 हो जाए, √4 का सबको पता है 2 होगा, और फिर √5, √6 ऐसे करके 8 तक नहीं, 10 तक जो है वो याद कर लो। ओके, इसको याद करने के लिए ये नहीं कहूंगी कि एक बार में बैठ के याद करो, स्टैटिस्टिक्स है, बहुत सारी ऐसी चीजें आएंगी, बहुत सारी इक्वेशन आपको याद होनी चाहिए, स्क्वायर वगैरह सारी चीजें आपको याद होनी चाहिए। एक उस पे लिखो, एक नोट पैड पे, और दीवार पे कहीं पे भी जो है वो स्टिक कर लो। ओके, जिससे आपको जो है वो कोई भी प्रॉब्लम ना हो, सारी की सारी चीजें जो है इक्वेशन करने में। और जब ऐसे आप बार बार क्वेश्चंस करते रहोगे और उन चीजों को देखते रहोगे तो वो सारी चीजें आपके याद हो जाएगी, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके, डन है यहाँ तक। तो अब बात आती है 3.24 में से हम 2.47 क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो यहाँ से हम माइनस करते हैं, मैं भी माइनस करती हूँ, आप लोग भी माइनस करो और साथ के साथ चेक करते रहना कहीं कुछ भी गलत ना हो जाए। यही आएगा 0.77, और जब हम इसको क्या करेंगे 10 से डिवाइड करेंगे तो आई थिंक ये हमारा 0.25 हो जाएगा, और पॉइंट से पॉइंट कट हो जाएगा, और ये हमारा इतना आएगा 25 थ्रीजा हमारा जो है वो, वेरी गुड। साथ के साथ ऐसे ही चेक करते रहा करो हर एक इक्वेशन। 25 से हम उसको डिवाइड करेंगे तो थ्रीजा और 20 नहीं 8, ये हमारा z का कैलकुलेटेड मान आया है। क्या आया है, 3.08। अब स्टेप 4 हमारा क्या था, स्टेप 4 हमारा क्या था, स्टेप 4 हमारा ये था कि हमारा z का कैलकुलेटेड मान और z का टेबुलेटेड मान क्या किया जाएगा, चेक किया जाएगा, उनको क्या किया जाएगा, उनका कंपैरिजन किया जाएगा। 3.4 नहीं आएगा बच्चा, उसको चेक करो 3.4 को पूजा, 3.08 आएगा जहाँ तक मुझे उम्मीद है। 25 3 75, 2.0 200 25 8 सा, हाँ 3.08 ही आएगा बच्चा। तो यहाँ पर हमारा z का कैलकुलेटेड मान कितना है, 3.08 है। टेबुलेशन मान कितना था, 1.96 था। टेबुलेशन मान से हमारा कैलकुलेटेड मान क्या है, ज्यादा है। क्या है, ज्यादा है। यहाँ पर हमारी नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट होगी या रिजेक्ट होगी, हमारी यहाँ पर नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट होगी। कोई बात नहीं बच्चा, कोई बात नहीं, मुझसे भी बहुत गलतियां होगी, ठीक है ना, ये मत सोचना कि किसी होगी नहीं, बहुत गलतियां होगी मेरे से भी। तो ये क्या होगी, ये जो है वो रिजेक्ट होगी हमारी। तो बेसिकली क्या बनता है, जैसे कि हमारा एग्जाम है और एग्जाम में हमें क्वेश्चन मिले तो क्या बनता है, जैसे कि ये हमें ऊपर क्वेश्चन दे दिया, ए ऑप्शन,
नल हाइपोथेसिस एक्सेप्टेड, बी, मैं शॉर्ट में लिख दूं, नल हाइपोथेसिस रिजेक्टेड, सी, H1 एक्सेप्टेड, नहीं, H1 रिजेक्टेड, और डी, नन ऑफ दीज। इस तरीके से आपको क्वेश्चन करके दे देगा। अब भाई आपको इतना सा क्वेश्चन मिला, इतने से ऑप्शन मिले, लेकिन उसका सॉल्यूशन आप लोगों को करके देखना होगा कि वो चीज एक्सेप्ट होगी या फिर रिजेक्ट होगी। हमारी यहाँ पर क्या हुई है, हमारी यहाँ पर नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हुई है, तो हमारा बी ऑप्शन यहाँ पर क्या जाता है, करेक्ट जाता है। या फिर यहाँ पर आपसे जेड का सॉरी कैलकुलेटेड मान भी जो है वो पूछ सकता था। z का कैलकुलेटेड मान यहाँ से आपको क्वेश्चन में दे देता कि z का कैलकुलेटेड मान बताओ, तो यहाँ पर आपको क्या कर देता, ऑप्शन दे देता एक्सेट्रा एक्सेट्रा कुछ भी, तो हमारा 3.08 जहां पर हमारा मान होता z का कैलकुलेटेड, वो हमारा करेक्ट होता। दिमाग घुमाने के लिए z का टेबुलेशन मान भी पूछ सकता था। आपने कैलकुलेट किया 3.08, लेकिन पूछा क्या, टेबुलेशन मान। और टेबुलेशन मान क्या होता है भाई, क्वेश्चन में हमें लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस के बारे में नहीं बताया गया है, तो हमको अज्यूम करना है कि वो 5% होगी, और 5% पे कितना होगा, 1.96 हो जाएगा। तब हमें क्वेश्चन सोल्व करने की भी जरूरत नहीं है, तब उसमें टाइम वेस्ट ही नहीं करना है। अगर टेबुलेशन मान पूछा है, अगर कैलकुलेटेड पूछा है तो निकालना पड़ेगा। तो बताओ क्वेश्चन समझ आया या फिर नहीं आया। मुझे जो है वो फीडबैक दो पहले कि हाँ मैम हमें क्वेश्चन समझ आया या फिर नहीं आया। यहां से आपसे स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन भी पूछा जा सकता था। अब बोलेंगे कि मैम स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन, तो बेटा कल मैंने आपको एक चीज बताई थी, क्या, कि मैम जो ये फॉर्मूला है ना, ये आपने ये भी बताया था, ये क्या होता है स्टैटिस्टिक्स, ये क्या होता है पैरामीटर डिवाइडेड बाय ये क्या होता है स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन। यहां से आपसे स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन भी पूछा जा सकता था, तो आपको पता होना चाहिए स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन। पूरा बड़ा क्वेश्चन देके आपसे इतनी सी चीज भी पूछी जा सकती थी, और वो आपको वहां पर सीधा क्या करना था, 2.5 को रूट एन से डिवाइड करना था, और आपका यहाँ पर कितना आ जाता आंसर, हमारा आंसर मैम यहाँ पे आ जाता 0.25, अगर हमसे स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन पूछा जाता। समझ आई। अब बार बार क्या करना होगा, अब बार बार मैम हमको प्रैक्टिस करनी होगी। प्रैक्टिस ऐसी कि मैम ऐसा क्वेश्चन कभी भी हमारे सामने आए तो हम बिल्कुल ना पीछे हटे, और हम क्वेश्चन जो है वो अच्छे तरीके से सोल्व करके आए, और अपने जो है वो मार्क्स लेके आए, वहां से अपना सिलेक्शन लेके आए। अब चलेंगे हम न्यूमेरिकल क्वेश्चंस पर जो हम कर रहे हैं। और जब मैं आपको 4 दिन पहले आपकी क्लासेस ले रही थी, आपको सारी चीजें ओरल वे में बता रही थी, उन हर एक चीज का यूज अब हम अपने पूरे ओवरऑल क्वेश्चन में कर रहे हैं। चाहे वो हमारा मीन हो, पैरामीटर हो, चाहे वो हमारा टेबुलेशन का मान हो, चाहे वो हमारे क्रिटिकल वैल्यूज हो, कुछ भी हो, ए टू जेड सारी चीजों का यूज जो है वो अब हम यहाँ पर कर रहे हैं। इतना बड़ा क्वेश्चन मनीषा का कमेंट आया है, मैं आप सबको बताना चाहूंगी, मैम एग्जाम में इतना बड़ा क्वेश्चन आ सकता है क्या। बेटा जिस चीज का आप एग्जाम दे रहे हो वो स्टैटिस्टिकल ऑफिसर का एग्जाम है, और स्टैटिस्टिकल ऑफिसर यानी स्टैटिस्टिक्स आपको इन डेप्थ वे में जो है वो आनी चाहिए। और आपके एग्जाम में स्टैटिस्टिक्स पोर्शन की अगर मैं बात करूं, तो स्टैटिस्टिक्स में परसेंटेज में मैं बताऊंगी 85 to 90% न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं, और इतनी लेंथ ही नहीं, इससे ज्यादा लेंथ के भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ओके, तो इसलिए कमर कस लो अच्छे तरीके से।
कमर कस लो, हम उड़ने के लिए तैयार हैं। सभी लोग अपनी पेटी कस के बाँध लें। तो चीज़ें समझ आई, क्वेश्चन समझ आया, तो ऐसा ही एक और क्वेश्चन करें? चलिए, करते हैं। मेन बात जो मैं आपको चीज़ें समझा रही थी वो समझना और फिर उन चीज़ों को समझने के बाद उन्हीं के बेस पे क्वेश्चन करना है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन सोल्व करना। मेन बात ही यही है आपके इस कोर्स में, ठीक है? चलो तो एक क्वेश्चन और एक क्वेश्चन तो करेंगे हम लोग सोल्व और एक क्वेश्चन मैं सोल्व करने के लिए दूँगी आपको, जिसका आंसर आप मुझे कल आके बताओगे। ओके? डन है? यस मैम, डन है। आप जो बोलोगी हम वो करेंगे। 900 वस्तुओं के एक यादृच्छिक नाइदर्स का माध्य। यादृच्छिक नाइदर्स रैंडम सैंपलिंग होती है, इसका मतलब है रैंडम सैंपलिंग में जब हम पढ़ेंगे तो रैंडम सैंपलिंग के बारे में आप लोग पढ़ोगे। ओके? क्योंकि सैंपल दो टाइप का होता है, रैंडम सैंपलिंग और नॉन रैंडम सैंपलिंग। उसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे क्योंकि उसका यहाँ पर कोई काम नहीं है। का माध्य 4.45 सेंटीमीटर व प्रसरण यानी कि वेरियांस वेरियांस कितना है? 4 पाया जाता है। पाया जाता है या पाया गया? पाया गया। क्या यह 5 सेंटीमीटर माध्य व 4 वर्ग सेंटीमीटर प्रसरण वाले समग्र से लिया गया नाइदर्स यानी कि सैंपल माना जा सकता है। कोई हाइपोथेसिस नहीं बनाएंगे हम, कुछ नहीं बनाएंगे। अब हम सीधा का सीधा क्या करेंगे? क्वेश्चन सोल्व करेंगे। बताओ क्या क्वेश्चन में हमें लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस दिया है? नहीं दिया है तो मैम हमें कंफर्म है कि हमारा आंसर जो है वो कितने से ज़्यादा नहीं हो सकता। अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ जेड टेबुलेशन 5% और 1.96 से ज़्यादा नहीं हो सकता, तो क्या हम गलत हैं? हमें अपने एग्जाम में कोई इन डेप्थ में क्वेश्चन करके नहीं दिखाना है, स्टेप बाय स्टेप। स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको चीजें बता दी कि कैसे सोल्व करना है, स्टेप बाय स्टेप। अगर आपको किसी को आगे चल के फ्यूचर में इन फ्यूचर में पढ़ाना हुआ या फिर खुद भी अपने नोट्स बाद में देखने हुए, क्योंकि अभी हम ये पॉइंट पढ़ रहे हैं और आगे जब एग्जाम आएगा तो पढ़ते पढ़ते हम अदर पॉइंट्स पे जा चुके होंगे, तो इन चीजों का रिवीजन नहीं छोड़ना है। और अगर बाय चांस छूट भी गया तो जब आप अपने नोट्स खोल के देखो तो आपको पता हो कि इस क्वेश्चन को सोल्व करने का तरीका क्या है, कौन से स्टेप से कहाँ पे हमको जो है वो क्या-क्या करते हुए जाना है, ये सारी चीज़ें आपको याद हो, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन करा दिया, उसके अलावा नोट्स लिखवा दिया आपके। अब बात हमें क्या करनी है? बात हमें करनी है भाई अपने फ़ॉर्मूले पर, और हमारा Z का फ़ॉर्मूला क्या है? x बार माइनस म्यू डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन रूट n। क्या यही हमारा फ़ॉर्मूला है? यस मैम, यही हमारा फ़ॉर्मूला है और यही जो है वो हमको देखना है। और अगर इसमें हाइपोथेसिस की बात करें तो हमारा पॉपुलेशन का मीन म्यू कितना है? 5 सेंटीमीटर है, तो वही बात है कि H0 5 के बराबर होगा म्यू और 5 के बराबर नहीं होगा। ये हमारी हाइपोथेसिस होगी, लेकिन हम बना नहीं रहे हैं। ओके? अब अगर हम इनसे अपनी चीज़ों के जो है वो क्या निकालें? हम यहाँ से अपनी चीज़ों के मान निकाल लें कि भाई किसका कितना जो है वो मान होगा। तो अगर हम देखें तो भाई सीधा हमें पता है कि हमारा n कितना है? n हमारा हो गया 900, हो गया। उसके अलावा सैंपल का मीन हमारा कितना है? यानी कि x बार हमारा कितना है? 4.45 हमारा जो है वो x बार है। इसके अलावा हमारा 4 सेंटीमीटर जो है ये माध्य है हमारा, किसका है? समग्र का।
यानी कि हमारा पॉपुलेशन का मीन कितना है, यानी कि म्यू हमारा कितना है, 5 सेंटीमीटर हमारा म्यू है। इसके अलावा अगर हम किसके बारे में बात करें, हम वेरियांस के बारे में बात करें, तो वेरियांस हमारा कितना है, वेरियांस हमारा 4 सेंटीमीटर है। कितना है, यहाँ पे हमारा सेंटीमीटर लिखना रह गया था, कितना है, 4 सेंटीमीटर। क्या, वेरियांस हमको चाहिए क्या, ध्यान दो, इतनी छोटी सी चीज अगर आपने सीधा 4 उठा के रख दिया स्टैंडर्ड डेविएशन की जगह, तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्वेश्चन में क्या दिया है, वेरियांस। वेरियांस क्या होता है, वेरियांस हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर होता है। यही होता है, यस मैम यही होता है। वेरियांस दिया है कितना, 4। हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन जब हम निकालेंगे तो ये इधर से जाके रूट बना और हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन कितना आया निकल के, 2। मैम जितने हमें फॉर्मूले में लिखने के लिए चाहिए, एक्स बार, म्यू, स्टैंडर्ड डेविएशन, रूट एन, हमारे पास हर एक चीज का मान है। क्या अब हम सीधा फॉर्मूले में पुट करके हम इसका आंसर निकाल सकते हैं, यस मैम डेफिनेटली निकाल सकते हैं। चलिए भाई निकालते हैं, देरी किस बात की। तो यहाँ पे हमारा ये कितना है, हमारा सैंपल का मीन, तो हमारा सैंपल का मीन 4.45 माइनस म्यू यानी पॉपुलेशन मीन कितना, 5 सेंटीमीटर। ओके, डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन कितना, 2 पाई रूट एन कितना, 900। अब आप कहोगे कि मैम 4.45 माइनस 5 करेंगे तो हमारा जो है वो आंसर माइनस में आएगा। तो बेटा नहीं, हमारा माइनस में नहीं आएगा, क्योंकि इस फॉर्मूले में हम नॉर्मली लिखते नहीं है, लेकिन ये होता है कि अगर प्लस आए या माइनस आए, मान जो है वो प्लस ही रहेगा। ठीक है, माइनस को हम कंसीडर नहीं करते हैं। क्या करना है, माइनस को कंसीडर नहीं करना है। समझ रहे हो मेरी बात, माइनस को कंसीडर नहीं करना है। अगर होल फॉर्मूले के बारे में मैं अगर बात करूं, तो बेसिकली होल फॉर्मूला ये होता है, एक्स बार माइनस म्यू डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन रूट एन। इसका मान क्या होता है, बस इसको हम लिखते नहीं है ज्यादातर चीजों में, क्योंकि ज्यादातर चीजों में माइनस आता नहीं है। लेकिन अगर कहीं पर माइनस आए तो हमें याद रखना होता है कि इस फॉर्मूले में ये लगा होता है, जिससे मॉड्यूलर, जिससे हमें जो है मतलब कि हमारी चीजें जो है वो माइनस में नहीं जाती है, उनका मान जो है वो प्लस में ही रहता है। बस हमको डिफरेंस देखना होता है। तो जैसे 4.45 में से हम माइनस करेंगे 5, या फिर 5 में से हम 4.45 को माइनस करेंगे, तो हमारा यहाँ पर आई थिंक 55 0.55 जो है वो हमारा यहाँ पर आएगा माइनस करके। किसी को कोई आई थिंक प्रॉब्लम होगी नहीं। डिवाइडेड बाय 2 और रूट 900। 900 किसका स्क्वायर होता है, मुझे कमेंट सेक्शन में बता दो एक बार। 900 किसका स्क्वायर होता है, 900 किसका स्क्वायर होता है, मुझे बताइए। अब मैं आप लोगों को आज एक काम देती हूँ, 1 to 30 स्क्वायर याद करोगे। क्या याद करोगे, 1 से लेकर 30 तक स्क्वायर याद करोगे। मनीषा 300 नहीं, 30। वेरी गुड सुभीता पूजा। वेरी गुड सौरभ। वेरी गुड। तो ये हमारा कितने का जो है वो स्क्वायर होता है, ये हमारा 30 का जो है वो स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर हमारा कितना आ जाएगा, 30 हमारा यहाँ पर आ जाएगा। अब बेसिकली हमको करना क्या है, हम इसको जो है वो यहाँ से जो है वो सीधा ऊपर भी लेके जा सकते हैं, इतना तो आपको पता होगा। आई थिंक इतना सबको पता होगा, ये मत बोलना कि मैम हम इसको ऊपर कैसे लेके गए। ठीक है, जो नीचे होता है उसको हम जो है वो ऊपर लेके जा सकते हैं, उसके लिए जाके मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 0.05 मल्टीप्लाई 30 डिवाइडेड बाई 2, 2 से हम इसको डिवाइड कट करेंगे तो ये 15 बार कट हो जाएगा, और 15 की हम यहाँ पे जो है वो मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 5
तो हमारा ये आ जाएगा 8.25। कोई बात नहीं बच्चा, कोई बात नहीं मनीषा, चिल रहा करो। तो हमारा यहाँ पर z का मान कितना है 8.25। तो z का कैलकुलेटेड मान हमारा कितना है 8.25, जबकि होना कितना चाहिए था 1.96। z के टेबुलेशन के मान से कम होना चाहिए था, है कितना 8.25। यस मैम, रिजेक्टेड। कौन सी रिजेक्टेड? H0 रिजेक्टेड। बताओ चीजें समझ आई? वेरी गुड सुबीता, वेरी गुड। तो ऐसे करके जो है वो आपको सारी इक्वेशन सोल्व करने की क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है। अब बताओ एक क्वेश्चन लोगे कि दो? क्वेश्चन करके लाने के लिए एक क्वेश्चन लोगे या फिर दो? दो क्वेश्चन दो। नहीं सोल्व होंगे तो मैं खुद करवा दूंगी, नो प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ट्राई तो करोगे ना एटलीस्ट। ओके, चलो तो दो क्वेश्चन मैं आपको अभी दे रही हूँ। लिखो पहला क्वेश्चन। 400 इकाइयों का एक प्रतिदर्श यानी कि सैंपल चुना गया और प्रतिदर्श माध्य यानी कि सैंपल मीन। ये मैं बीच बीच में इंग्लिश और हिंदी तो, क्योंकि ज्यादातर बच्चे हिंदी के हैं तो इसलिए हिंदी में लिखवाना पड़ रहा है, लेकिन इंग्लिश वाले बच्चों को भी कोई प्रॉब्लम ना हो इसलिए मैं बीच बीच में क्या लिख दे रही हूँ, जो भी भारी भरकम वर्ड्स हैं उनकी इंग्लिश में साथ के साथ लिख दे रही हूँ, जिससे आप लोगों को भी कोई प्रॉब्लम ना हो। ओके, तो सैंपल मीन 99 पाया गया। क्या? सार्थकता स्तर, सार्थकता स्तर, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। क्या? 5%, 5% सार्थकता स्तर, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पर यह प्रतिदर्श उस समष्टि, समष्टि यानी कि पॉपुलेशन, उस समष्टि पॉपुलेशन से चुना हुआ यादृच्छिक प्रतिदर्श यानी कि रैंडम सैंपल। डॉक्टर्स का सलाह दिया गया, रैंडम सैंपल माना जा सकता है जिसका माध्य, जिसका माध्य सो व प्रसरण, प्रसरण मतलब वेरियांस। इस चीज को ध्यान रखना बेटा, स्टैटिस्टिक्स में ये बहुत उलझाता है, इस चीज का ध्यान रखना। जहां हमको स्टैंडर्ड डेविएशन की जरूरत होती है वहां पर हमें प्रसरण लिखा हुआ मिल जाता है और हम क्या उठाते हैं, हम सीधा मान उठाते हैं और पुट कर देते हैं। तो नहीं, वो गलती बिल्कुल नहीं करनी है, बिल्कुल दिमाग में रट के बिठा लो कि वेरियांस जो है वो क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर होता है। अगर हमें वेरियांस मिला है तो हमें उस नंबर का रूट निकालना है और रूट निकालेंगे तभी हमें क्या पता चलेगा, हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन पता चलेगा। इस बात को रग रग में बिठा लो। 64 है। ओके, अब आपको बताना है इसमें कि आपकी नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट होगी या फिर रिजेक्ट होगी। एक क्वेश्चन तो ये रहा।
लिखो उसको और मुझे बताओ। कंप्लीट करके बताओ कि यस मैम कंप्लीट हो गया। फिर एक क्वेश्चन और देती हूँ। कंप्लीट ओके। एक क्वेश्चन और लिखिए, तो जगह भी छोड़ देती हूँ सोल्व करने की। कभी कल फिर मुझे ही आते ही करना पड़े, सब आके बोले कि मैम वह नहीं करवा दीजिए। लेकिन मुझे उम्मीद है कि सारे बच्चे कर लेंगे, जहां तक मुझे लगता है। क्वेश्चन, हल्की सी ट्रिकी लैंग्वेज, सादा नहीं कहूंगी, बहुत ही हल्की सी। ओके। एक विशेष समुदाय यानी कि स्पेसिफिक ग्रुप या फिर स्पेसिफिक कम्युनिटी से संबंधित स्त्रियों, अब ये मत बोलना कि यहाँ पर एस लगा दो। आई थिंक वुमेन में कभी एस लगवाने लगो। अगर एक स्त्री होती है तो वुमेन लिखते हैं MAN, और अगर बहुत सारी होती है तो MEN लिखते हैं। तो उस चीज में मत चले जाना कि औसत ऊंचाई कितनी है, 160 सेंटीमीटर, तथा प्रमाप विचलन, प्रमाप विचलन मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है, स्टैंडर्ड डेविएशन है हमारा 70 सेंटीमीटर है। ओके। क्या आप यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि दैवरीति, दैवरीति, अब बोलोगे मैम दैवरीति क्या, तो भाई वही है, यादृच्छिक को ही दैव भी कहा जाता है। रैंडम मेथड, बच्चे ज्यादा चालाक हो गए हैं, मतलब कि पहले क्वेश्चन का आंसर आ रहा है अभी अभी। कल के लिए दिए हैं, आराम से बैठ के बाद में प्रैक्टिस करना, अभी ताजी ताजी दिमाग में चीजें घुसी है तो इसलिए अभी याद है। कल मैं आपको एडवाइस करूंगी कि कब करने हैं ये क्वेश्चन करने हैं अभी बिना देखे। अभी नहीं बोल रही हूँ सोल्व करने के, अभी मतलब कि क्लास में ये क्वेश्चन लिख के जाओ। इसके बाद में जो चीजें करवाई हैं उनको रिवाइज करना 5 मिनट, उनको छोड़ देना। कल फिर 3-4 बजे के आसपास या फिर क्लास में आने से पहले सारी चीजों को पढ़े बिना आप डायरेक्ट क्वेश्चन लगाओगे, और तब देखो कि क्वेश्चन कर पाते हो या फिर नहीं कर पाते हो। अभी नई नई चीजें दिमाग में बैठी हैं। ओके, तो अभी एकदम से रिकॉलिंग हो जा रही है, अभी एकदम से इसलिए आप लोग कर दे रहे हो, लेकिन थोड़ा टाइम दो दिमाग को, और चीजें बाद में देखनी नहीं है, एक बार अभी रिवीजन करके जाओ। फिर अगर नहीं होगा क्वेश्चन, क्वेश्चन सोल्व करने की ट्राई करना, अगर क्वेश्चन ट्राई सोल्व नहीं हुआ उसके बाद में अपने नोट्स देखना, फिर सोल्व करना। ओके, ये थोड़ी सी ऐसी टेक्नोलॉजी अपनाया करो। तो रैंडम मेथड से चुने गए 49 स्त्रियों के प्रतिदर्श दिमाग को अभी से ट्रेन करना स्टार्ट कर दो। ओके,
ट्रेन करना का मतलब क्या है कि दिमाग को अभी से अपने अकॉर्डिंग चलाना स्टार्ट करो, इसलिए फ़ायदा रहेगा एग्ज़ाम के टाइम तक, क्योंकि अभी तो स्टार्टिंग हुई है और स्टार्टिंग के ही कुछ ही क्वेश्चन है, एक-एक ही फ़ॉर्मूला आपके आगे आया है। बहुत सारे फ़ॉर्मूले, बहुत सारी चीज़ें आप लोगों के आगे आएँगी, तो उन सब चीज़ों को अभी से दिमाग में जो है वो एक-एक करके रखते चले जाओ और वो सारी चीज़ों को ऐसी हैबिट बनाओ, ज़्यादा देखने की आदत ना रहे और सारी चीज़ें जो है वो आपको अच्छे तरीके से याद रहें। ओके? देखो ये मैं बीच में गाइडेंस जो आपको देती हूँ ना, ये एग्ज़ाम में आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। प्रतिदर्श जिसमें औसत ऊँचाई 16 पॉइंट नहीं 162.5 सेंटीमीटर प्रदर्शित की गई है से औसत ऊँचाई में कोई परिवर्तन है? ये आपका दूसरा क्वेश्चन। ठीक ही लैंग्वेज है थोड़ी-सी, पढ़ना खुद से सोल्व करने की कोशिश करना। लेकिन एक बात बताऊँ, अगर आपको अपना फ़ॉर्मूला पता है ना और आपको क्वेश्चन से चीज़ें निकालनी पता है कि आपको कौन-सी चीज़ें चाहिए और बाकी फिर कोई भी अननेसेसरी चीज़ें दी हुई हो, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि एग्ज़ैक्ट कि आपको किस-किस चीज़ों का यूज़ करना है। बस मेन बात ये है, मेन फंडा यही है, किसी भी क्वेश्चन को सोल्व करने का। डन है? तो ये 2 क्वेश्चन मैंने आपको खुद से सोल्व करवाए हैं, 2 क्वेश्चन मैंने आपको सोल्व करने के लिए दिए हैं। क्वेश्चन बनते हैं हाइपोथेसिस टेस्टिंग से, न्यूमेरिकल क्वेश्चन, तो ध्यान रखिएगा। जहाँ से नहीं बनते हैं, वे मैंने आपको बताया, जैसे स्टार्टिंग से लिखवा रही थी मैं आपको कॉन्सेप्ट, क्योंकि वे कॉन्सेप्ट हमको क्वेश्चन में ही यूज़ करने होते हैं। बस आपको याद होने चाहिए वो कॉन्सेप्ट्स। अभी 2 ही क्वेश्चन करके लाओ, ठीक है? कल भी करेंगे। कल भी हम जेड टेस्ट से रिलेटेड ही क्वेश्चन करेंगे। ये मत सोचना कि पीछा छूट गया, नहीं, पीछा नहीं छूटा है। ओके, पहले क्वेश्चंस ही करेंगे, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करेंगे, बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करेंगे। ये सोच लो कि अगर एक दिन कॉन्सेप्ट पढ़ाया तो 2-3 दिन तक उसके न्यूमेरिकल्स चलेंगे। ओके, क्योंकि बहुत से बच्चे एक-एक ही बोल रहे थे, लेकिन फिर भी मैंने 2 दे दिए। डन बच्चों? तो समझ आया होगा आई थिंक। समझ तो गए ना अच्छे से? डन है फिर। यस मैम, बहुत अच्छे से समझ आया। वेरी गुड। ओके, तो चलिए फिर मिलते हैं कल। क्वेश्चन अभी एकदम से सोल्व मत करना, कल क्वेश्चन क्लास में आने से पहले सोल्व करके क्लास में घुसना। ओके? ओके बच्चों, बाय बाय, गुड नाइट। आई थिंक इससे बाद में आपकी क्लासेस नहीं है, लेकिन मेरी क्लासेस ज़रूर है। मेरी 10 बजे फिर क्लास है, जेआरएफ वाले बच्चों की। चलते हैं, आप लोग रेस्ट करिए, रिवीजन करिए।
बाय बाय। जय श्री राम।